UPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी क्लास 25। पहला प्रश्न, एक भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए. आम चुनावों में मतदान। बी. वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। सी. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। डी. संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान के अनुच्छेद 51 में दी गई है, जो नागरिकों से संबंधित हैं। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना जैसे कर्तव्य शामिल हैं। हालांकि आम चुनावों में मतदान करना एक नागरिक का अधिकार है, न कि एक मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मतदान को एक अधिकार के रूप में माना गया है, जिसे नागरिक अपनी इच्छा से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न, 2 नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? ए. विश्व खाद्य कार्यक्रम। बी. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सी. विश्व स्वास्थ्य संगठन। डी. विश्व बैंक। इस प्रश्न का उत्तर है ए. 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार को विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया था। यह पुरस्कार WFP को दुनिया में भूख के खिलाफ संघर्ष करने और संघर्षों, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण पीड़ित लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया। WFP दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, जो आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करता है और भूख की समस्या को हल करने के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजता है। इस पुरस्कार से संगठन की प्रभावशीलता और महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता मिली। अगला प्रश्न, 3 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शासक राज्य। ए. राणा हमीर मेवाड़। बी. राणा चुंडा मारवाड़। सी. मलिक राजा फारूकी खानदेश। डी. मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। इस प्रश्न का उत्तर है सी. मलिक राजा फारूकी खानदेश के शासक नहीं थे। वह फारूकी वंश के शासक थे, जिन्होंने मध्यकाल में महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, लेकिन उन्होंने खानदेश को शासित नहीं किया। अन्य विकल्प सही हैं। राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे। राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा के शासक थे। अगला प्रश्न, 4 द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किसकी थीम है? ए. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021। बी. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021। सी. विश्व टीबी दिवस 2021। डी. विश्व मलेरिया दिवस 2021। इस प्रश्न का उत्तर है डी. द क्लॉक इज टिकिंग विश्व मलेरिया दिवस 2021 का थीम था। इस थीम के माध्यम से मलेरिया के खिलाफ वैश्विक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया गया। मलेरिया एक गंभीर बीमारी है और इस दिन का उद्देश्य इसके प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। 2021 के विश्व मलेरिया दिवस का संदेश था कि मलेरिया से छुटकारा पाने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर तुरंत काम करना होगा। यह स्वास्थ्य मंत्रालयों, संगठनों और समुदायों को इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, 5 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ए. 101वां संशोधन अधिनियम। बी. 102वां संशोधन अधिनियम। सी. 103वां संशोधन अधिनियम। डी. 104वां संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने GST के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान किए।
इस संशोधन ने भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 246 जोड़ा, जो जीएसटी के लागू होने से संबंधित कानूनों और व्यवस्था को परिभाषित करता है। यह संशोधन केंद्र और राज्य सरकारों को एकीकृत कर वस्तु और सेवा कर को लागू करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए. यूनाइटेड किंगडम, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का उत्तर है बी. 27 एवं 28 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत की 2 दिवसीय यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान मानवाधिकार, लोकतंत्र, कोविड-19 सहयोग, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एंथोनी ब्लिंकेन संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. शारदा अधिनियम, 2. नेहरू रिपोर्ट, 3. साइमन कमीशन का गठन, 4. दांडी मार्च। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. 3, 2, 1 तथा 4, बी. 1, 2, 3 तथा 4, सी. 4, 3, 2 तथा 1, डी. 1, 4, 2 तथा 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए. इन घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। 1. साइमन कमीशन का गठन 1927। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान में सुधार के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। 2. नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान में सुधार के लिए तैयार की गई, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के लिए मांगें शामिल थीं। 3. शारदा अधिनियम 1930। यह कानून बाल विवाह को रोकने के लिए 1930 में लागू किया गया। 4. दांडी मार्च 1930। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून के खिलाफ विरोध के रूप में दांडी मार्च शुरू किया। इस प्रकार घटनाओं का सही कालक्रम 3, 2, 1 और 4 है। अगला प्रश्न। 8. रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ए. हीमोग्लोबिन, बी. मेटहीमोग्लोबिन, सी. लेड, डी. नाइट्रेट। इस प्रश्न का उत्तर है डी. ब्लू बेबी सिंड्रोम एक स्थिति है जो नवजात शिशुओं में नाइट्रेट के अधिकतम स्तर के कारण होती है। जब शिशु नाइट्रेट से प्रदूषित पानी या भोजन का सेवन करते हैं, तो नाइट्रेट रक्त में मेटहीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। मेटहीमोग्लोबिन सामान्य हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं कर सकता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। इसका परिणामस्वरूप शिशु की त्वचा नीली दिखाई देती है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में नाइट्रेट से प्रदूषित पानी के सेवन से होती है। अगला प्रश्न। 9 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण आर, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सत्य है, किंतु आर गलत है। डी ए गलत है, किंतु आर सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अवधि मुद्रास्फीति
जिसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, तब होती है जब आपूर्ति में कमी के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसे उत्पादन में रुकावट या अक्षम वितरण के कारण। हालांकि, जबकि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने में कठिनाई होती है, इसका कारण केवल आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण नहीं होता, बल्कि इसमें अन्य आर्थिक कारक भी शामिल होते हैं, जैसे उच्च उत्पादन लागत या ऊर्जा मूल्य में वृद्धि। इसलिए आर सही है, लेकिन यह ए की पूरी व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ए पफबॉल्स, बी शैवाल, सी लाइकेन, डी मॉस। इस प्रश्न का उत्तर है सी। लाइकेन एक प्रकार का जीव है जो कवक और शैवाल या बैक्टीरिया के सजीवी संबंध से बनता है। यह वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण, विशेषकर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के स्तर को सहन नहीं कर पाते। यदि वायु में प्रदूषण का स्तर अधिक होता है, तो लाइकेन का विकास प्रभावित होता है या यह मर जाते हैं। इसलिए लाइकेन का अस्तित्व और विकास वायु की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इसका उपयोग पर्यावरणीय निगरानी में किया जाता है। अगला प्रश्न, 11 निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 गोवा, 2 तेलंगाना, 3 झारखंड, 4 हरियाणा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 2 3 4, बी 4 1 3 2, सी 3 2 4 1, डी 4 3 1 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। यह घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। 1 हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 2 गोवा को भारत में 30 मई 1987 को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था। 3 झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुआ। 4 तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ। इस प्रकार सही कालक्रम है 4 1 3 2। अगला प्रश्न, 12 उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ए फ्रांसिस लुई, बी मार्क टुली, सी वेब मिलर, डी फिलिप स्प्रेट। इस प्रश्न का उत्तर है सी। वेब मिलर एक विदेशी पत्रकार थे जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ोतरी हो रही थी, तब वेब मिलर ने इस ऐतिहासिक आंदोलन को कवर किया और इसकी रिपोर्टिंग की। उन्होंने ब्रिटिश शासकों की नीतियों और भारतीयों के संघर्ष को पश्चिमी दुनिया के सामने लाने का काम किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की मांग को समर्थन मिला। अगला प्रश्न, 13 विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए 25 दिसंबर को, बी 21 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 30 जनवरी को। इस प्रश्न का उत्तर है सी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1987 में ओजोन परत को बचाने के लिए किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के अवसर पर मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण परत है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इस दिन का उद्देश्य ओजोन परत की सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके संरक्षण के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न, 14 जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1 नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक है। 2 ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्मदर से सीधा संबंध है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों,
डी, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है बी। नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक नहीं है। यह कथन गलत है, क्योंकि नगरीकरण में सामान्यतः अधिक आर्थिक अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवार नियोजन की सुविधाएं होती हैं, जो जन्मदर को घटाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि नगरीकरण का प्रभाव जन्मदर पर एक समान नहीं होता, लेकिन आमतौर पर यह सहायक होता है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्मदर से सीधा संबंध है। यह कथन सही है। उच्च साक्षरता दर विशेष रूप से महिलाओं में शिक्षा के स्तर को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप परिवार नियोजन के विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ती है और जन्मदर में कमी आती है। अगला प्रश्न 15। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? 1. इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। 2. वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है सी। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। यह कथन सही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का उद्देश्य 2026 तक राज्य में जन्म दर को 2.1% प्रति हजार जनसंख्या तक लाना है, जो कि एक स्थिर जनसंख्या दर को दर्शाता है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। यह भी सही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 2.7 प्रति हजार है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और यह भी एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिसे यह विधेयक सुधारने का प्रयास करता है।